के इतिहास के कुछ विषय भाग 3 उपनिवेशवाद और देहात। इसका उपभाग आज 3.5 है, ऋण का स्रोत सूख गया। कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, भारत से कपास ब्रिटेन भेजा जाने लगा। अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिस कारण भारत ही एकलौता ब्रिटेन के लिए कपास आपूर्ति करने वाला देश था, जो ब्रिटेन की कुल आवश्यकता का 90% कपास भारत से ही जाता था या भारत ही उसकी आपूर्ति करता था। जब इस बात का भारत के व्यापारियों को, भारत के किसानों को, कपास के व्यापारियों को भान हुआ, तो उन लोगों को लगने लगा कि कपास उद्योग हमारे लिए बहुत बड़ा उद्योग हो गया है और अब विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इतनी कपास की आपूर्ति किसी दूसरे देश के लिए करने वाला हो। तो ब्रिटेन को कपास भविष्य में भी हम देते रहेंगे। जिन दिनों, आज का हमारा स्रोत यही है, ऋण का स्रोत सूख गया। हमारे यहाँ कपास उत्पादित करने में ऋण का बड़ा महत्व था, चूंकि किसानों को खुले तौर पर ऋण दिया जा रहा था, जिसके कारण वो कपास उत्पादन के प्रति उत्साहित थे। उन अपने कृषि उपकरण, हल, बैल इत्यादि सब के लिए वो क्या करते थे, कपास का उत्पादन कर रहे थे, बड़े उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता था, जिस ऋण के कारण वो अपनी खेती को अच्छी तरह से संचालित कर रहे थे। पर्याप्त मात्रा में धन की लागत से अच्छी कृषि का उत्पादन हो रहा था। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी आ रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके उन्होंने क्या कर दिया था, अमेरिका को विस्थापित कर दिया था। मतलब अमेरिका में गृह युद्ध होने के कारण अमेरिका की कपास अब ब्रिटेन नहीं जा रही थी। विस्थापित करके कच्चे कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। भारत के जो कपास के व्यापारी थे, उन्होंने अमेरिका के गृह युद्ध के कारण अमेरिका के कपास व्यापार को विस्थापित कर दिया और विश्व में कपास के बाजार, जो विश्व की कच्ची कपास का जो बाजार था, उस पर अपने कब्जे के सपने देखने लगे। विश्व कपास बाजार पर भारत का कब्जा, ऐसे सपने वो देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा था, बॉम्बे गजट जो कि एक मुंबई से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, तो 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों, दास राज्य का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के जो राज्य हैं उनको दास राज्य कहा जाता था, तो दास राज्यों को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है, ये प्रश्न चिन्ह था। यानी कि बॉम्बे गजट का जो संपादक था वो कहता है दास राज्यों को विस्थापित कर दिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित कर दिया गया है, और लंकाशायर जो कि ब्रिटिश का एक कपास उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था, लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को अब कौन रोक सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा था बॉम्बे गजट के संपादक ने। चूंकि व्यापारी भी विश्व के कपास बाजार पर अपना कब्जा करने का सपना देख रहे थे, इधर बॉम्बे गजट के संपादक ने भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा, लेकिन अचानक पासा पलट गया। 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए थे। यहां के व्यापारियों को जो सपने आ रहे थे विश्व बाजार पर हमारा कब्जा हो जाएगा, उसके और बॉम्बे गजट के जैसे संपादकों के भी सपने अब काफूर हो गए थे, समाप्त हो गए थे। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका में क्या हुआ था, गृह युद्ध समाप्त हुआ था, और अमेरिका के गृह युद्ध प्रारंभ होने के कारण ही अमेरिका से जो 3/4 आपूर्ति ब्रिटेन के लिए होती थी वो समाप्त हो गई थी। अब वहां गृह युद्ध भी समाप्त हो गया। जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने कपास की तरफ ध्यान लगाया, और इसका सीधा सीधा परिणाम निकला कि उनका जो कपास था उसका उत्पादन फिर से चालू कर लिया उन्होंने, और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई, क्योंकि अमेरिका फिर से ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति करने लगा था। जब ब्रिटेन से कपास अमेरिका जाने लगा तो भारत से जाने वाले कपास की आपूर्ति अब धीरे धीरे कम होने लगी, यानी मांग कम होने लगी ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन पुनः अमेरिका से कपास लेने लगा।
जैसे ही भारत में से कपास जो ब्रिटेन जा रहा था उसकी मांग वहां कम हुई तो भारत के कपास के दाम गिरने लगे। भारतीय किसानों को कपास के जो अच्छे दाम प्राप्त हो रहे थे अब वो कम होने लगे। भारत के व्यापारी, भारत के साहूकार सब कपास उत्पादन के प्रति उदासीन होने लगे। अब इतना उनको इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि भारत के कपास की जो मांग थी लंकाशायर में अब वो घट गई थी। जो कर्ज दिया गया था किसानों को, भारतीय किसानों को जो खुले रूप से कर्ज बांटा गया था, अब कर्ज देना बंद कर दिया साहूकारों ने, क्योंकि उनको ये अब भविष्य में कर्ज वापस लेने की या किसान कर्ज वापस कैसे करेगा इसकी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि कपास का बाजार अब ठंडा पड़ चुका था। भारत के किसानों को ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही थी। जो उन्होंने ऋण लिया था वो ऋण बराबर चल रहा था, उसका ब्याज भी बराबर चल रहा था। और इधर भारतीय जो साहूकार थे, ग्रामीण साहूकार और शहरी साहूकारों ने ऋण वसूली को कठोर बना दिया, ऋण वसूली करने पर जोर देने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब भारतीय किसान हमारा ऋण नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि अब भारत की कपास की कीमतें गिर चुकी हैं, भारत की कपास की अब मांग भी विदेश में नहीं रही। इस कारण वो ऋण को कठोरता से वसूल करने लगे। जो बकाया ऋण थे उनको वापसी का निर्णय लिया था किन्ने? किसान साहूकारों ने। किसानों को जो अग्रिम दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। फसल के लिए उनको जो एडवांस राशि दी जाती थी अब किसानों को देना बंद कर दिया था साहूकारों ने। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, अब तो किसानों को ऋण मिलना ही नहीं है, क्योंकि ऋण देने वालों ने ऋण देना बंद कर दिया था। उन्हें अनुभव होने लगा था कि अब किसान हमारा ऋण वापस नहीं कर पाए। तो एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। इधर ऋण के स्रोत सूख गए, दूसरी ओर सरकार ने राजस्व की मांग बढ़ा दी। क्योंकि दक्कन प्रांत में कौन सा राजस्व चल रहा था? रैयतवाड़ी राजस्व या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें कंपनी का या उपनिवेशवादी शासन का और रैयत यानी किसानों का सीधा संबंध था। तो यहां पर राजस्व की राशि को बढ़ा दिया गया। किसानों की उपज का उन्हें अच्छा दाम नहीं प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि बाजार में कपास के दाम गिरते जा रहे थे, तो वो राजस्व चुकाने में भी असमर्थ होते गए। राजस्व चुकाना, चूंकि राजस्व की दरें बढ़ रही थी, इधर साहूकारों का भी ऋण चुकाना था, इधर राजस्व की दरें भी बढ़ने लगी, इधर होने वाली जो उपज थी उनकी, उसके दाम गिरते गए। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती गई। किसानों को एक बार फिर ऋणग्रस्तता के बोझ के नीचे दबना पड़ा। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में और दूसरा 1830 के दशक में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था। अब अगला बंदोबस्त यानी राजस्व वसूल करने के लिए एक नया बंदोबस्त लाने का समय आ गया था। और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाट के ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी अब जो नया राजस्व वसूली का जो नया बंदोबस्त आ रहा था, इसमें राजस्व की मांग को 50 से 100% बढ़ा दिया गया था। जहां 50 था वहां 100% कर दिया गया, यानी राजस्व दुगना कर दिया गया था। भला बेचारी रैयत उस हालत में, जबकि कीमतें गिर रही थीं और कपास के खेत गायब हो रहे थे। अब तो कपास के खेत गायब होने लगे थे। किसान कपास को बोते ही नहीं थे, क्योंकि कपास बोने के लिए एक तो अग्रिम प्राप्त नहीं हो रहा था। अगर अग्रिम प्राप्त नहीं हो रहा था, जैसे तैसे रैयत कपास की खेती कर भी लेता था तो बाजार में कम दाम मिलते थे, इसलिए कपास के खेत गायब हो रहे थे। इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा किया जाए? किसान के सामने, रैयत के सामने दो मांगें थी बढ़ी हुई। एक राजस्व बढ़ गया था 50 से 100%, इधर ऋण वसूल कर साहूकारों ने कठोरता से ऋण वसूल करना भी प्रारंभ कर दिया था। इधर कीमतें भी गिर रही थी उनकी फसल की, दूसरा ऋण भी प्राप्त नहीं हो रहा था।
इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। क्योंकि ऋणदाता ने ऋण देने से इनकार कर दिया, वो समझ चुका था कि अब ऋणदाता यानी हम जो ऋण देने वाले हैं, रैयत इसको चुका नहीं पाएगी। अब रैयत में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे ऋण को चुका सके। यहां देखिए अन्याय का अनुभव 3.6 अन्याय का अनुभव। जब रैयत कृषक साहूकार के पास जाते थे, ऋणदाता के पास जाते थे, अपनी मजबूरियां लेकर जाते थे, ऋणदाता ऋण देने से साफ इनकार कर देता था। रैयत किसानों को इस बात का बड़ा दुख था, इस बात का गम नहीं था कि बाजार में कपास की कीमतें गिर गई हैं, इस बात का भी गम नहीं था कि राजस्व में 50 से 100% वृद्धि हो गई है। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आ गया। रैयत यानी किसानों को बहुत गुस्सा आ गया जब ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना कर दिया। क्योंकि रैयत के पास अब अंतिम विकल्प यही बचा था कि वो जाकर के ऋणदाता की शरण में जाए और कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के अपना जीवन यापन करे। लेकिन ऋणदाताओं ने जब इनकार किया तो रैयत पूरी तरह से गुस्से में आ गई। वे इस बात के लिए भी क्रुद्ध नहीं थे कि भी ऋण में के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं। वो इस बात से भी दुखी नहीं थे रैयत कि हम ऋण के बोझ से दब रहे हैं, अर्थात ऋण के गर्त में गहरे चले जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। उन्हें इस बात का भी गम नहीं था, इस बात का भी दुख नहीं था उनको कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए पूरी तरह से ऋणदाता के ऊपर निर्भर करते हैं। बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है। यानी ऋणदाता जो वर्ग था वो पूरी तरह से संवेदनहीन हो गया था, उसके अंदर संवेदना नहीं बची थी, वो रैयत के प्रति दया का भाव नहीं रख रहा। रैयत सारी शर्तें मानने को तैयार, लेकिन ऋणदाता ऋण देने से इनकार कर रहा था। संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जो नियम होते हैं ऋणदाता के सामने ऋण देने के लिए, रैयत के सामने जो नियम होते हैं ऋण लेने के, वो सारे नियमों को भूल रहे थे ऋणदाता। इसलिए रैयत ऋणदाताओं से क्रुद्ध होकर निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन के पहले भी चल रहा था भारत में। पैसा उधार देने का जो कारोबार था वो भारत में पहले भी चल रहा था। औपनिवेशिक शासन से पहले, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भी ऋण दिए जाते थे। ये काफी रूप से तौर पर फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। उस समय भी जो ऋणदाता, जब औपनिवेशवादी शासन भारत में प्रारंभ नहीं हुआ था, तब भी ऋणदाता ऋण देते थे और बहुत ताकतवर हस्तियां हुआ करते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे। जो कि ऋणदाता ऋण देते थे, रैयत ऋण लेती थी, तो बहुत सारे प्रथागत मानक जो थे वो लागू होते थे। जो हमारे देश की परंपराएं थी ऋण देने की, ऋण लेने की, जो प्रथाएं थी वो उस समय लागू होती थी। मसलन ऋण के बदले में कोई चीज गिरवी रखना या बंधक बनाना, ये प्रथागत मानक हुआ करते थे। ये भी पहले से फॉलो किए जा रहे थे। आगे क्या होता है, एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। एक मानक यह भी था कि जो भी आप ऋण दे रहे हो, उसका जो मूलधन आप जो दे रहे हो, उससे ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा। माना कि आपने 100 रुपए मूलधन है आपका, तो आपका ब्याज जितना भी आप लेंगे 100 रुपए से कम ही लेंगे, 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी पहला मानक था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। लेकिन ऋणदाताओं ने, साहूकारों ने इस मानक की धज्जियां उड़ा दी। ये पहला मानक था, इसकी क्या उड़ा दी? धज्जियां उड़ा दी। इस मानक की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। और होता क्या है, पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी था
लेकिन उसके कुछ मानक थे और पहला मानक हमने आपको बताया, ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। यह पहला मानक था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना था। मतलब ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब था कि ऋणदाता रैयत से जबरन वसूली ना करे, उसके साथ कोई अन्याय ना करे। उसके जबरन वसूली के अधिकार को सीमित करना भी था, इसका पहला प्रयोजन था। यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। लेकिन एक समस्या भी थी कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए, इस बात को भी परिभाषित करना आवश्यक था। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। किस नियम की? ब्याज मूलधन से अधिक ना हो, इसकी धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए जाने पर आगे चल करके दक्कन दंगा आयोग का निर्माण होगा और इसके द्वारा छानबीन किए जाने पर क्या होने वाला था? इसने जब छानबीन की दक्कन दंगा आयोग ने, तो 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लेने का एक मामला उसके सामने आया है। यानी दक्कन दंगा आयोग ने जब इस बात की छानबीन की कि क्या इस नियम की धज्जियां उड़ रही हैं, 100 रुपए मतलब मूलधन से अधिक ब्याज ना हो, क्या इस नियम की धज्जियां उड़ रही हैं, तो एक मामला दक्कन दंगा आयोग के सामने आया था और उस मामले में 100 रुपए मूलधन पर 2000 रुपए ब्याज लिया गया था। इस नियम की धज्जियां उड़ी, जो नियम था कि मूलधन से अधिक ब्याज ना हो। मूलधन 100 रुपए था, उस पर ब्याज वसूला गया था 2000 रुपए। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। क्या किया था? अन्याय के विरुद्ध शिकायत कर दी थी। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगी थी। जो भी रैयत थी, किसान थे, उनकी शिकायतें करने लगे थे, क्योंकि किसानों के साथ, रैयत के साथ ऋणदाताओं ने धोखा किया था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में एक मामला जो आया था, 100 रुपए पर 2000 से अधिक जब ब्याज वसूल करने का मामला आया था, तो इस मामले की शिकायत दक्कन दंगा आयोग से की गई थी और रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगी थी। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बताने की शिकायतें करते थे। रैयत ऋणदाताओं को धोखेबाज समझते थे, कुटिल समझते थे और ये भी उनकी शिकायतें करते थे कि ये ऋणदाताओं के जो खाते होते थे, जहां पर वो अपना अकाउंट लिखते थे, उसमें धोखा करते थे, उसमें फ्रॉड करते थे और वो कानून के जो नियम थे उनको धता बताते थे। कौन? ऋणदाता। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून, यानी 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। परिसीमन का मतलब होता है एक लिमिट होती थी। एक कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। मतलब जो परिसीमन कानून तैयार किया गया था 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, और इस कानून का सीधा सीधा मतलब था कि कोई भी ऋणदाता 3 वर्ष से अधिक के लिए कोई ऋण पत्र तैयार नहीं करेगा। किसी भी रैयत को अगर ऋणदाता ऋण देता है तो उसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3 वर्ष तक उसको पूरा चुकाना होगा या उस ऋण को खत्म करना होगा। 3 वर्ष से अधिक के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी ऋणदाताओं ने अपनी शातिर बुद्धि से कोई ना कोई हल निकाल लिया। देखिए, इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। मतलब ये जो कानून था, परिसीमन कानून 1859 में परिसीमन कानून आया था। और इसका मतलब था कोई भी ऋणदाता 3 वर्ष से अधिक
यानी 3 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण पत्र नहीं देगा। 3 वर्ष से अधिक के लिए ऋण पत्र नहीं देगा या ना बनाएगा ऋण पत्र को। 3 वर्ष से अधिक के लिए ऋण पत्र नहीं होगा या 3 वर्ष तक की ही ये ऋण मान्य होगा। और इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। इसका मतलब था कि जैसे ऋणदाता 10 वर्ष के लिए ऋण देता था तो 10 वर्ष तक ब्याज इकट्ठा होता जाता था। तो इस कानून का उद्देश्य था कि अधिक समय तक ब्याज संचित ना हो, किसान का या रैयत का ब्याज बढ़ता ना जाए, 3 वर्ष में सब कुछ समाप्त होना था। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगा। जैसे ही ऋणदाता को पता चला कि 3 वर्ष के लिए ये ऋण पत्र हम दे सकते, इससे ज़्यादा के लिए नहीं, तो उसने अपने सातिर दिमाग से उसने अपना दिमाग घुमाया और उसने क्या किया, इस ऋण पत्र को या फिर इस परिसीमन कानून को अपने पक्ष में कर लिया। पूरे 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में ब्याज और मूलधन मिलाकर मान लेते हैं कि 100 रुपये उसने मूलधन दिए थे और 3 वर्ष में ब्याज और मूलधन मिलाकर के दोनों मिलाकर के 360 रुपये हो गए। 60 रुपये उसका ब्याज हो गया और शेष उसका मूलधन था, या 100 रुपये उसका मूलधन था, 60 ब्याज होते 160 रुपये हो जाते 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष बाद वो पुनः एक वचन पत्र लिखवा लेता था, पुनः एक ऋण पत्र लिखवा लेता था और उसको ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन दोनों जोड़ दिए जाते थे। माना कि ब्याज 60 रुपए है और मूलधन 100 रुपए है, तो कुल मिलाकर 160 रुपए का ऋण पत्र फिर से तैयार हो जाता था। 3 वर्ष बाद एक नया ऋण पत्र तैयार हो जाता था और उस ऋण पत्र को में ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ दिए जाते थे। अब तो किसान और ज्यादा ब्याज के बोझ तले दबने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो ना चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। अभी जो ब्याज 100 रुपए पर चल रहा था, अब वो ब्याज किस पर चलेगा, 160 रुपए पर। मतलब ये मिश्र धन बन करके सामने आ जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट बन करके सामने आ जाता था। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही है। जो दक्कन दंगा आयोग था उसमें किसानों ने या रैयत ने आयोग को बताया था कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही है और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। ये बताया था रैयत ने दक्कन दंगा आयोग को कि ये प्रक्रिया कैसे काम कर रही है परिसीमन कानून वाली, और साथ ही साथ किस प्रकार से ऋणदाता रैयत को चूना लगाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं। जब ऋण चुकाए जाते तो रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे। जब ऋण चुकाने कोई जाता था किसान तो उसकी रसीद उसको नहीं दी जाती थी, जबकि परिसीमन कानून में लिखा था ऋण चुकाने के तत्पश्चात रसीद दी जाएगी, तो उसको रसीद भी नहीं दी जाती थी। आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। यानी क्या करते थे, उनको रसीद नहीं देते थे, उनकी जो फसल होती थी उस फसल को ऋणदाता अपने घर ले जाते थे और उनसे कहते थे कि इस फसल से को हम अपने खाते में लिख लेंगे, आपका ऋण कम कर देंगे, ऋण के खाते में जमा कर लेंगे। लेकिन वो जाकर के फसल उनके खाते में जमा नहीं होती थी और जाकर के वो क्या करते थे, उनकी फसलों पर, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कौन, धन संपत्ति सब पर ऋणदाता कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र मतलब किसानों की जमीन या उनकी संपत्ति को बंधक बना लेते थे। तो बंद पत्र और नई अत्याचार प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग के से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। जब भी कोई
मामला आता था जिसमें जमीन वो ऋणदाता द्वारा रैयत के विरुद्ध कोई मामला लाया जाता था, तो जो पुराने मामले होते थे, पुराने ऋण के जो मामले होते थे, उनको ब्रिटिश अधिकारी संदेह की नज़र से देखते थे। वो भी मानने लगे थे कि ऋणदाता इसमें कुछ हेरफेर करते हैं। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे अधिसम्मत होने चाहिए, मतलब दोनों की सहमति से होना चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ये अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि जब तक वो कानूनी रूप से सही नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें, वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई, यानी बंद पत्र और दस्तावेजों की जो नई प्रणाली थी या नई व्यवस्था थी, इसी के कारण सारे दुख उनको प्राप्त हो रहे हैं। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे। किसानों से, रैयत से बंद पत्रों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे या फिर अंगूठे लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। मतलब रैयत को यह पता नहीं होता था कि ऋणदाता ने बंद पत्र में क्या लिख दिया है और कब उनसे हस्ताक्षर करवा लिए गए, कब उनसे अंगूठे लगवा लिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। किसान तो मरता क्या ना करता, किसान को तो अपना जीवन बचाना था, इसलिए वो बंद पत्र को नहीं पढ़ पाता था, ना देखता था। उसको तो केवल ऋण की आवश्यकता थी और इस प्रकार वो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते थे। और इस स्रोत का नाम है भाड़ा पत्र। भाड़ा पत्र ये 8वां स्रोत है और इससे पहले स्रोत है रैयत की अर्जी। रैयत अर्थात किसान, अर्जी मतलब प्रार्थना पत्र। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुके के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दंगा आयोग को दी गई। दंगा आयोग के कलेक्टर अहमदनगर में जो रहते थे, उनको एक याचिका दी गई थी रैयत के द्वारा, और वो रैयत वाला जो रैयत था वो करजत तालुके का एक मीर गांव का रहने वाला था। और वो क्या लिखता है, साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए। वो लिख रहा है कि हम इतना पैसा नहीं कमा सकते जिससे कि हम अपना घर खर्च चला सकें या हम जीवित रह सकें, इसलिए हम उनसे कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। अनाज लेना है, कपड़ा लेना है, इसके लिए हम उनसे मजबूर हो गए। उनसे हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो लिखता है उनसे हमें ये चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन बड़ी कठिनाई से मिलती हैं और हमें एक बंद पत्र पर हस्ताक्षर करने पढ़ते हैं। किसको लिख रहा है वो? अहमदनगर के दक्कन दंगा आयोग के कलेक्टर को लिखता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। जो कपड़ा और अनाज हमको वो देते हैं वो नकद दरों पर नहीं देते। जैसे कोई हम वस्तु उधार लेते हैं तो वो महंगी मिलती है और नकद लेते तो सस्ती मिल जाती है, वो उसी समय से चली आ रही प्रथा है। तो वो लिखता है कि हमको कपड़े और अनाज नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती हैं वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% अधिक होती। मतलब नकदी बाजार से कोई वस्तु खरीद रहा है उसकी अपेक्षा हमें 25 से 50% अधिक ऊंचे दामों पर भी वो वस्तु लेनी पड़ती है। कपड़ा भी हमको महंगा मिलता है, अनाज भी हमको महंगा देते हैं कौन? ऋणदाता। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं और उपज ले जाते समय तो वे हमें आश्वासन देते कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खाते में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते।
जो ऋणदाता होते थे, खेत में जो उपज होती थी उनके में, वो सारी उपज ले जाते थे और बोल देते थे कि इसकी कीमत आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं करते थे, वो कहीं जमा नहीं करते थे और ना ही उनको इसकी कोई रसीद देती थी। अगला स्रोत है भाड़ा पत्र। स्रोत 8 में भाड़ा पत्र में लिखा है, जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब होता है जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसान अपनी जमीन दे देता था, किसको? ऋणदाता को। अपनी गाड़ियां दे देते थे और अपना पशुधन, पशुधन का मतलब बैल, जो कि खेत में जुताई करने के काम आते थे, ये किसको दे देते थे? ऋणदाता को दे देते थे। अब होता क्या है, क्योंकि किसान बगैर पशुओं के, बगैर गाड़ियों के, बगैर उपकरणों के खेती कैसे करे? इसके लिए किसान क्या करता था, रैयत क्या करता था, दोबारा उसी जो अपनी संपत्ति, अपनी पशु, अपनी गाड़ियां जो ऋणदाता को उन्होंने दे दी थी, उसको फिर से वो भाड़े पर ले लेते। भाड़े पर मतलब किराए पर ले लेते थे। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। अब किसान को क्या करना पड़ता था? उन पशुओं के लिए जो उसी के थे, लेकिन उसने ऋणदाता को दे दिए थे, उसकी जमीन थी, संपत्ति थी जो ऋणदाता को दे दी थी, सब कुछ उसे पुनः ले लेता था, लेकिन उसके बदले में उसे भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र यानी किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालय में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित कर किया था। दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से लिया गया है इसको। और वो क्या लिखता है? मैंने आपको दे ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे की धुरों वाली 2 गाड़ियां, लोहे की धुरों वाली 2 गाड़ियां, यानी वो ऐसी गाड़ी थी जिसमें लोहे की धुरें लगे हुए थे, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची हैं। मैंने अपने साज सामान और 4 बैलों के साथ आपको जो बेची हैं, मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। जो मैंने आपको 2 गाड़ियां लोहे के धुरों वाली बेची थी, साज सामान के साथ बेची थी, अब मैंने वो तो आपको बेच दी हैं, मैं पुनः इनको भाड़े पर लेता हूं। वो लिखता है आपसे भाड़े पर लिया है और मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रतिमाह की दर से उनका किराया यानी भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद ना मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। मतलब किसान की रैयत की ही संपत्ति थी, रैयत की ही पशु थे, रैयत की ही गाड़ी थी, जो कि ऋणदाता को बेच दी गई। पुनः उसी अपनी स्वयं की वस्तु को वो पुनः भाड़े पर लेता था और भाड़े की रसीद देने का वादा भी करता था, और रसीद ना मिलने पर वो कोई दलील नहीं दे सकता था। इसके बाद एक स्रोत और है, कर्ज कैसे बढ़ता गया, यानी कि किसानों पर कर्ज कैसे बढ़ता गया। बस हम इस चीज पर प्रकाश और डालेंगे। दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया है कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। मतलब ये समझना है हमको कि दक्कन दंगा आयोग में एक रिपोर्ट में छपा है कि किसानों पर किस प्रकार से कर्ज बढ़ता गया, रैयत पर किस प्रकार से कर्ज बढ़ता गया। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 2 से 3 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। आना होता है पैसे का, 1 रुपए का एक हिस्सा। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। 1 रुपए चलता था, उसमें 16 आने होते थे और उसका चौथा भाग होता था 4 आना, आधा होता था 8 आना, और उसका पौना भाग जो होता था उसको 12 आना कहा जाता था, और 16 आने का 1 रुपए होता। तो एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 2 से 3 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता। 1 महीने में 100 रुपए पर 2 से 3 आने ब्याज हो जाएगा, इस पर वो देता था। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता था। वो कहता था बॉन्ड पास जिस दिन हुआ उससे 8 दिन के अंदर हम आपको 2 से 3 आने वापस कर देंगे 100 रुपए पर, प्रति 100 रुपए पर।
रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि, यानी जिसको हम मिश्र धन कहते हैं, के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता था। 3 साल जैसे हो गए, चूंकि परिसीमन कानून ने ये निश्चित कर दिया था 3 साल से अधिक तक के लिए कोई भी ऋण पत्र नहीं निष्पादित किया जाएगा, तो वो 3 साल होने पर ब्याज की रकम और मूलधन की रकम जोड़ देता था, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं, और उस पर पुनः दस्तखत करवा लेता था। और उसको संपूर्ण कर चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये, यानी 10 गुना 10 आना और 3 पैसे हो जाता था, यानी 2028 रुपया 10 आना और 3 पैसे हो जाता था 1000 रुपये का 12 वर्ष में। मतलब ब्याज से, मूलधन से ब्याज अधिक हो जाता था। दक्कन दंगा आयोग, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्ण लेने को तैयार नहीं थी। रैयत का जब विद्रोह था वो दक्कन में फैला तो पहले बंबई की सरकार उसे गंभीरता से लेने की तैयारी में नहीं थी। भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, भारत सरकार किस बात से चिंतित थी? 1857 में जो भारत में प्रथम विद्रोह हुआ था उस बात से वो चिंतित थी। बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए, यानी उसकी छानबीन करने या जांच करने के लिए एक आयोग बैठाए। बंबई सरकार तो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, इस दंगों को के लिए किसी जांच कराने के लिए, लेकिन भारत सरकार इस बात पर चिंतित थी। उसे याद आया 1857 का विद्रोह, वो समझने लगी थी कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा विद्रोह हो जाए, इसलिए भारत सरकार ने बंबई सरकार से कहा कि आप एक जांच आयोग तैयार करें या जांच आयोग बैठाएं। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। जो आयोग बनाया गया इसी का नाम था दक्कन दंगा आयोग, और इसने अपनी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पेश की। चूंकि भारत में शासन ब्रिटिश की पार्लियामेंट या वहाँ की संसद के द्वारा ही संचालित हो रहा था। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए। जब आयोग आया, दक्कन दंगा आयोग, तो उसने क्या किया? वो जाता था वहाँ पर सारी पड़तालें करता था, और पड़ताल जब होती थी तो दंगा पीड़ित जिलों में वो जाता था और वहाँ पर बहुत सारी जांचें करता था। रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लेता था। वो किसान से भी पूछता था, ठीक है, चश्मदीद जिनके सामने घटनाएं घटती थी उनसे भी वो पूछता था, उनके भी वो बयान लेता था, और साहूकारों से भी वो बयान लेता था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें कैसी थी, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए, और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का भी उसने संकलन किया। मतलब पूरी तरह से दक्कन दंगा आयोग ने सारी जांचें की, कितनी ब्याज दरें थीं, साहूकार किस प्रकार ऋण वसूल करते थे, कलेक्टर जो रिपोर्ट भेजता था वो कैसी रिपोर्ट भेजता था, सबको उसने इकट्ठा कर लिया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं। ये सारे रिपोर्टें, दक्कन दंगा आयोग ने जो रिपोर्टें पेश की थी वो सारी रिपोर्टें कौन सी थी? सरकारी रिपोर्ट। चूंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन आयोग गठित हुआ था, बंबई सरकार ने आयोग गठन किया था, तो ये सारी रिपोर्टें कौन थी? सरकारी रिपोर्टें थी। वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब जो भी वो रिपोर्ट देंगे वो सरकार के सरोकार यानी सरकार के उद्देश्य के अनुरूप ही रिपोर्ट आएगी। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। मतलब उससे ये कहा गया था कि इस बात की जांच करो कि राजस्व जो आंकड़े हैं, राजस्व की जो नीति है, क्या ये विद्रोह का कारण है। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी
मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। मतलब दंगा आयोग से ये कहा गया था कि आप इस बात की जांच करो कि राजस्व की मांग ही तो दंगा का कारण नहीं है, विद्रोह का कारण राजस्व की मांग ही तो नहीं है। जबकि दक्कन दंगा आयोग ने रिपोर्ट में ये कहा कि राजस्व की मांग वहां पर दंगा का कारण नहीं है, बल्कि दंगा का कारण साहूकार और ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली वसूली है। और सारा दोष दक्कन दंगा आयोग ने किस पर डाल दिया? ऋणदाताओं और साहूकारों पर। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुए। मतलब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये लगता है कि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हमारी नीतियों के कारण जनता में रोष उत्पन्न हो रहा है, बल्कि वो तो ये बात किसी न किसी और दूसरे के मत्थे अपना दोष मढ़ देती थी। तो दक्कन के दंगाओं का दोष किसके मत्थे मढ़ दिया गया? साहूकारों और ऋणदाताओं के मत्थे मढ़ दिया गया था इस रिपोर्ट में। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैधिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। मतलब जो सरकारी रिपोर्टें होती हैं उनके अलावा हमें और भी चीज़ों की जांच करना चाहिए, तब जाकर के हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए ये स्रोत कितने पुष्ट हैं, कितने नहीं। नमस्कार।